स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल की इस गुरु सीरीज में, जिसमें यूपी पीसीएस 2023 में आप अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज हम फिर लेकर के आए हैं अपने 15 प्रश्न। आइए देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला प्रश्न। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन भारत में प्रथम, ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रथम ट्रांसजेंडर वकील बनी है। तो भारत में जो प्रथम ट्रांसजेंडर वकील बनी है सत्यश्री शर्मिला, ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और तमिलनाडु राज्य से संबंधित होने के कारण ये अभी चर्चा में भी रहा है। सत्यश्री शर्मिला, ये सत्यश्री शर्मिला है जो भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर वकील हैं। केरल में अभी हाल ही में जो ट्रांसजेंडर वकील के रूप में जिन्होंने बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया है वो है पद्मा लक्ष्मी, ये भी काफी चर्चा में रही है पद्मा लक्ष्मी। और जोईता मंडल, ये जोईता मंडल है, जोईता मंडल वेस्ट बंगाल से संबंधित है और भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर न्यायाधीश हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रथम ट्रांसजेंडर जज हैं ये। और इसके अलावा चौथा जो यहाँ पे दिया हुआ है ऐश्वर्य ऋतुपर्णा प्रधान, ऐश्वर्य ऋतुपर्णा प्रधान भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर सिविल सर्वेंट है, आईएएस है ये, ऐश्वर्या ऋतुपर्णा प्रधान। तो ये चारों महत्वपूर्ण है, इनसे अलग अलग प्रश्न भी बन सकता है या मिलाने के लिए भी आ सकता है, तो नाम जरूर याद रखिएगा। वकील में पद्मा लक्ष्मी केरला से, सत्यश्री शर्मिला तमिलनाडु से, सत्यश्री शर्मिला प्रथम है। जोईता मंडल प्रथम ट्रांसजेंडर जज हैं और ऐश्वर्य ऋतुपर्णा प्रधान प्रथम ट्रांसजेंडर सिविल सर्वेंट हैं जो उड़ीसा में वर्तमान में पोस्टेड हैं। अगला प्रश्न है आपका विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में, इसके संदर्भ में सही सुमेलित युग्म बताना है। पहला है इसका जारीकर्ता कौन है, UNSDSN यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल नेटवर्किंग से जो है ये जारी की जाती है UNSDSN के द्वारा। शीर्ष देश कौन है इसमें, तो फिनलैंड लगातार 4-5 वर्षों से शीर्ष देश बना हुआ है। तो पहले स्थान पे फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क और तीसरे पे आइसलैंड है। भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान 126वां है। कुल कितने देश शामिल थे, 137 देश इसमें शामिल थे। तो 137 देशों में भारत का स्थान 126वां है। और अंतिम स्थान पर सबसे ज्यादा जो प्रभावित देश है जहां पे खुशहाली नहीं है वो है अफगानिस्तान। और सबसे पहले भूटान के द्वारा अपनी जीडीपी में हैप्पीनेस को शामिल किया गया था, ये भी एक तथ्य याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो हाल ही में 2023 में आई है, इसमें ये आंकड़े दिए गए। कुल 137 देश थे। भारत की रैंक जरूर याद रखिएगा, ये अलग से पूछी जा सकती है, 126वीं। तो यहाँ पे सभी कथन उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2023 के संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव कूट की सहायता से करना है। सही कथन बताना है आपको। पहला क्या दिया हुआ है, द वर्ष 2023 हेतु इस दिवस की थीम है वन और स्वास्थ्य, ये एकदम ठीक है। 2023 फॉरेस्ट एंड हेल्थ, हेल्दी फॉरेस्ट फॉर हेल्दी पीपल। और ये कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को ये मनाया जाता है। 21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है। तो ये दोनों ही कथन सही, तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। पिछले बार की थीम भी आपसे पूछ सकता है, तो वर्ष 2022 में इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये 2022 की थीम थी। और वर्तमान में जो 2023 है वो है फॉरेस्ट एंड हेल्थ, वन और स्वास्थ्य। अगला प्रश्न आपका हाल ही में ताड़ के पत्तों से सृजित पांडुलिपि से संबंधित विश्व का प्रथम संग्रहालय कहां स्थापित किया जा रहा है, तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया जा रहा है। केरल के तिरुवनंतपुरम में संग्रहालय स्थापित किया जाएगा जिसमें पांडुलिपियों का जो ताड़ के पत्तों से बनी पांडुलिपियां हैं वो संग्रहित यहाँ पे की जाएंगी। और इसमें बहुत सारे जो केरल से संबंधित, युद्ध से संबंधित या वहां की कलाओं से संबंधित जो भी संग्रह है वो सब इसमें संरक्षित किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया, तो ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस में बहुत सारे देश शामिल होते हैं, इसमें भारतीय दल भी शामिल हुआ था। और ये जो युद्धाभ्यास है ये हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में संपन्न हुआ। तो सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ड्रैगन एक्सरसाइज। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस संगठन ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सूचकांक, किस संगठन ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सूचकांक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सर्विस कवरेज इंडेक्स जो है ये जारी किया है, तो ये जारी किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा। क्या है ये, तो ये जो UHC है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, इसमें कई सारी चीजों का एक साथ यहाँ पे मापन किया जाता है, जिसमें रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड के लिए अलग सेक्शन है, जिसमें फैमिली की प्लानिंग किस प्रकार से वो लोग करते हैं, इम्यूनाइजेशन कितना है यानी प्रतिरक्षा तंत्र कितना मजबूत है, और इसके अलावा जो सस्पेक्टेड निमोनिया बच्चों में देखने को मिल रहा है उसका आकलन इसमें किया जाता है। इसके अलावा इन्फेक्शन
डिजीज कंट्रोल यानी जो संक्रमण से होने वाली बीमारियां हैं जैसे टीबी है, HIV ART है, ITN है, या एटलीस्ट बेसिक सैनिटेशन जो हाथ धोने की आदत है वो तो होनी चाहिए ताकि संक्रमण को कम किया जा सके। तो इस सब का मापन इसमें किया जाता है। इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं उसमें नॉन रेस्ट बीपी, मीन फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज यानी शुगर और बीपी संबंधी जो समस्याएं हैं इनके बारे में भी, टबैको के यूज के बारे में भी इसमें मापन किया जाता है। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है और उस स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता है उसका मापन भी इसमें किया जाता है। तो यूनिवर्सल हेल्थ में सारी चीजों को इसमें शामिल किया गया है। किसके द्वारा ये सूचकांक बनाया गया है? WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में ई समाधान पोर्टल का प्रारंभ किस संस्थान के द्वारा किया गया है? तो ये ई समाधान पोर्टल जो है हाल ही में किसने प्रारंभ किया है? UGC ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई समाधान पोर्टल। इसको ध्यान दीजिएगा, मिलते जुलते विकल्पों से कंफ्यूज नहीं होएगा कि नीति आयोग या वित्त मंत्रालय ने कोई कर संबंधी या GST संबंधी कोई समाधान का प्रावधान दिया, ऐसा नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न आपका, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट भारत में कहां स्थापित किया जाना है? तो अगर ये पूछा जाए कहां स्थापित किया जा रहा है तो भारत में स्थापित किया जा रहा है। कई देशों के नाम देकर के इस तरीके का एक प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा भारत में कहां स्थापित किया जा रहा है? तो ये हजीरा गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। रिलायंस जो है इसमें 20,000 MTPA की क्षमता वाला इंडिया का पहला और विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित करेगी हजीरा में, जो कि है आपका गुजरात में। कौन कर रहा है? रिलायंस जियो कर रहा है। कंपनी का नाम भी आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, सितंबर 2022 में जारी SRS रिपोर्ट बुलेटिन 2020 के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म आपको बताने हैं। तो पहला दिया है शिशु मृत्यु दर 2020 में कितनी रही है? तो 28 प्रति हजार जीवित जन्म। इसमें लगातार कमी देखने को मिली है। ये अच्छी बात है क्योंकि स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं और उनकी जो जानकारी है उस तक पहुंच बढ़ी है। इसके अलावा कुल प्रजनन दर 2020 में कितनी थी? ये घट करके 2.0 हो गई, यानी अपनी प्रसव अवधि के दौरान एक महिला द्वारा कितने बच्चों को जन्म दिया जाता है ये कुल प्रजनन दर बताती है। तो औसत 2 बच्चों को जन्म देने की बात यहाँ पे की जा रही है। इसके अलावा जन्म के समय लिंगानुपात ये 2018 से 2020 के बीच में कितना रहा है? 2018 से 2020 का जो 3 साल का औसत है उसमें जन्म के समय लिंगानुपात रहा है 907। चूंकि ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है, अभी जनसंख्या संबंधित अगर प्रश्न बनेगा तो इस तरीके की रिपोर्ट से ही बनता है। तो याद रखिएगा, शिशु मृत्यु दर 28, कुल प्रजनन दर 2 और जन्म के समय लिंगानुपात 907, तीनों युग्म सुमेलित हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। अगला प्रश्न हाल ही में कल्चर संबंधित ये प्रश्न है, हाल ही में आयोजित मेलों और राज्यों के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म चुने। कई सारे उत्सव और आयोजन संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। यहाँ पे 3 राज्यों के बारे में बात की गई है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और साउथ में अधिकतर कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टेट्स के बीच में। तो नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पे 3 स्टेट्स के त्योहार रखे गए हैं। वालोंग मेला अरुणाचल प्रदेश एकदम सही सुमेलित है। राइजिंग सन स्टार वाटर फेस्ट ये मेघालय से संबंधित है और संगाई महोत्सव जो है ये मणिपुर से संबंधित है। तीनों ही युग्म इसमें सुमेलित है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 के लिए 32वां सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा। UPPCS में इस तरीके के प्रश्न में कंफ्यूज किया जाता है। 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया गया है 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 का? डॉक्टर माधव हाडा। डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया है। कौन देता है? KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। और इनकी जो एक आलोचना कृति है पंचरंग चोला पहर सखीरी, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और ये विगत 10 वर्षों में जो हिंदी की भाषाएं हैं उसमें अलग अलग जो रचनाएं होती हैं उसके लिए दिया जाता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया है। रचना का नाम भी किताब अगर पूछी जाती है तो मिलाने के लिए पुस्तक और लेखक दिया जाता है प्रश्न में। तो इनके पुस्तक भी जरूर याद रखिएगा, पंचरंग चोला पहर सखीरी, और लेखक हैं डॉक्टर माधव हाडा। पुरस्कार है बिहारी पुरस्कार। अगला प्रश्न आपका, भारत के किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड हाल ही में किसको मिला है? ग्रैंड विनर सिटी ऑफ हैदराबाद। ये तेलंगाना की राजधानी भी है हैदराबाद। तो उसको वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। 1 लाइनर में ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, पुस्तक और लेखक के संदर्भ में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल ही में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनकी पुस्तकें जरूर पूछी जाती हैं जिनके बारे में चर्चा रही है। तो यहाँ पे पहली जो पुस्तक है डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी, ये डॉक्टर सौम्या सक्सेना, डॉक्टर सौम्या सक्सेना है ये, और इन्होंने जो बुक लिखी है वो है डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी। इसके लिए इनको पुरस्कार भी मिला है
और दूसरा यहाँ पे जो प्रसिद्ध रचना है अंबेडकर एक जीवन, अंबेडकर ए लाइफ, ये शशि थरूर की रचना है, ये शशि थरूर हैं, तो ये भी सही सुमेलित है। और तीसरी द लिविंग माउंटेन, अमिताभ घोष की द लिविंग माउंटेन जो रचना है ये अमिताभ घोष हैं। ये तीनों पुस्तकें ही सही सुमेलित हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। तो पुस्तकों के नाम याद रखिएगा, लेखकों के नाम याद रखिएगा, कई बार मिलाने के लिए आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में हुई नवीन नियुक्तियां, कई जगह पर राष्ट्राध्यक्ष बदले गए हैं, उसके बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अब्दुल राशिद लतीफ, तो ये सही हो जाएगा, अब्दुल लतीफ राशिद इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक। ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे मिलता जुलता नाम ईरान डाला जा सकता है, लेकिन याद रखना होगा आपको। दूसरा, उल्फ क्रिस्टर्सन, ये स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, स्वीडन न्यू प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टर्सन ये बने हैं। और ब्राजील के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं लूला डे सिल्वा। नाम जरूर याद रखिएगा, ब्राजील क्योंकि महत्वपूर्ण है और भारत के साथ कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों में मंच भी साझा करता है। दक्षिण सहयोग की जो बात कर रही है वहां पे भी ब्राजील महत्वपूर्ण है, तो ब्राजील वाला जरूर पूछा जा सकता है आपसे, है लूला डे सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने। तो तीनों युग में सही सुमेलित हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न टर्मिनोलॉजी से संबंधित है, शब्दावलियां समाचारों में चर्चित रहती हैं, तो हाल ही में समाचारों में चर्चित फिनलैंडाइजेशन का सिद्धांत प्रवृत्तिगत रूप से किस प्रकार का सिद्धांत है? तो ये एक प्रकार का तटस्थता का सिद्धांत है, और जो रूस और यूक्रेन का संघर्ष चल रहा है वहां पे समाधान के विकल्प के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा ये विकल्प सुझाया गया था। तो जो कोल्ड वॉर के एरिया था वहां पे फिनलैंड ने रूस के साथ मित्रता और समझौता संधि करी थी, उसके अनुसार फिनलैंड ने ये बोला था कि हम तटस्थ रहेंगे ताकि पश्चिम और रूस के बीच में किसी प्रकार का संघर्ष ना हो। इसी को समाधान के रूप में फ्रांस ने सुझाया था, इसलिए शब्दावली चर्चा में थी। तो ये किस प्रकार का सिद्धांत है? ये तटस्थता का सिद्धांत, युद्ध का सिद्धांत नहीं, उससे निपटने का है। प्रसन्नता का भी कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि आप सोचें कि फिनलैंड पहले स्थान पे है प्रसन्नता में, तो हो सकता है प्रसन्नता का सिद्धांत हो, ये नहीं है, तो ये गलत रहेगा। और आर्कटिक क्षेत्र संबंधी पर्यावरणीय सिद्धांत, आप सोचेंगे फिनलैंड आर्कटिक के निकट है तो, या रूस भी उसके निकट है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये नहीं है। मिलते जुलते विकल्पों से कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा तटस्थता का सिद्धांत इसमें सही उत्तर रहेगा। तो आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रशासनिक गुरुकुल के, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन गुरु सीरीज के आपको मिलते रहें। आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद।